बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात की गढ़ में छिड़े रण को लेकर। जी हाँ, कांग्रेस के गढ़ में रण छिड़ा हुआ है। छिंदवाड़ा को जीतने के लिए बीजेपी ने दिग्गजों की फौज उतार दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर छिंदवाड़ा का दौरा किया। यहाँ उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया, तो दूसरी तरफ कमलनाथ इस सीट को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो छिंदवाड़ा की जंग कमलनाथ बनाम बीजेपी दिख रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कमलनाथ इस बार भी इस सीट को बचा लेंगे या फिर बीजेपी यहाँ अपना झंडा फहरा देगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ वर्सेस बीजेपी। इस बार ये सीट होगी किसकी? यूं तो छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस की तरफ से नकुलनाथ और बीजेपी से बंटी साहू आमने सामने हैं, लेकिन छिंदवाड़ा की ये लड़ाई इन दोनों नेताओं के बीच कम बल्कि कमलनाथ और बीजेपी के बीच ज्यादा दिख रही है। दरअसल कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर छिंदवाड़ा का दौरा किया है और जुन्नारदेव में रोड शो किया। और अब बीजेपी दावा कर रही है इस बार वो कांग्रेस के किले को ढा देगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 सीटें इस बार लोकसभा के लिए जीतेगी और मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। छिंदवाड़ा पिछली बार हमने बहुत ही महीन अंतर से जो बाकी सीटें जीती उससे कम अंतर से हम हारे 30-35 हजार से, और इस बार हमें भरोसा है, विश्वास है कि हम इस सीट को एक बड़े मार्जिन, बड़े अंतर के साथ जीतेंगे। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा हो चुका है, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य नेता यहाँ जोर लगा रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ अपने गढ़ को बचाने में जुटे हैं। हालात ये हैं कि वो कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी ने कमलनाथ को उसके ही गढ़ में फंसा दिया है। हालांकि कांग्रेस का इसको लेकर नजरिया अलग है। 400 पार का झूठा दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने अभी तक अपने 400 सीटों पे कैंडिडेट भी घोषित नहीं करे होंगे खुद भाजपा के, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मध्य प्रदेश में अवसाद के दौर से गुजर रही है। लगातार जनता जो विरोध कर रही है, आपने कांग्रेस की नामांकन रैलियों में जबरदस्त भीड़, उसके बाद राहुल गांधी जी की शहडोल और सिवनी की जो जनसभा हुई है उसमें जनसैलावा उमड़ा है। आदिवासी और हर वर्ग प्यार कर रहा है राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के न्याय पत्र को पसंद कर रहा है। तो घबराहट बौखलाहट होगी अब कमलनाथ जी पर, जहां पे ये जाकर और रैली कर रहे हैं वहां पर भी ये 3 से 3.5 लाख वोटों से हारेंगे। 2014 के चुनाव के बाद से ही बीजेपी की नजर छिंदवाड़ा और गुना सीट पर थी। 2019 में उसने गुना तो जीत दिया था और छिंदवाड़ा सीट उसके हाथ से निकल गई थी, मगर बीजेपी ने सीट पर जीत हार के अंतर को कम जरूर किया। हालांकि कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट को अंगद के पैर की तरह देख रही है, लेकिन 2024 में बीजेपी ने कमलनाथ के करीबियों को शामिल कर इस पैर को हिला जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और जिस प्रकार के हालात हम देख रहे हैं, माहौल जो बीजेपी खींच रही है छिंदवाड़ा को लेकर, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, और आज तो उन्होंने 2 चीज़ कही है कि कमलनाथ बेटे के बारे में कह रहे हैं कि एक बार नया अनुभव ही है, एक बार और मौका दे दो। बोले फुस्सी बम निकला है तो जनता की क्या गलती। और दूसरा कह रहा है कि कमलनाथ ने तपस्या नहीं की है नाथ परिवार ने छिंदवाड़ा में 35 साल, ये उनके लिए समस्या रही है छिंदवाड़ा के लिए। देखिए मनोज जी, छिंदवाड़ा इस समय मध्य प्रदेश की सबसे हॉटेस्ट सीट मानी जा रही है, और इसमें दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री, दोनों के प्रेस्टीज का सवाल है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये दावा किया था कि वो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो नेतृत्व से हट गए और अब नेतृत्व जो है वो मोहन यादव के हाथ में है।
तो जाहिर सी बात है कि अगर मोहन यादव पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ये सीट नहीं जीती जाती भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व पे भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। दूसरा, जहां तक कमलनाथ की बात है, तो कमलनाथ तो अपनी पूरी ताकत इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि उनके भी अस्तित्व का सवाल है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल वो है उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य। बिल्कुल। कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसके बेटे का राजनीतिक भविष्य 1 या 2 चुनाव के बाद खत्म हो जाए। इसलिए आप देखिए कि वो बड़े भावनात्मक बयान दे रहे हैं कि मैंने जिंदगी भर आप लोगों की सेवा की है और एक बार आप पुनः नकुलनाथ को मौका दीजिए। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि पिछले इतने लंबे समय से कमलनाथ ने वहां का प्रतिनिधित्व किया है, तो छिंदवाड़ा जैसे छोटे जिले का डेवलपमेंट काफी हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसलिए आप देखिए कि छिंदवाड़ा मॉडल को माना जाता है कि छिंदवाड़ा मॉडल एक है जो डेवलपमेंट के हिसाब से काफी आगे है दूसरे जिलों की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ये दावा भी कमलनाथ और कांग्रेस ही करती थी, छिंदवाड़ा मॉडल की बात। जी, लेकिन अभी आप देखिए कि अगर छिंदवाड़ा में इतना विकास नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इस दौर में जब 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई विधानसभा में, उधर पर 7 के 7 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई। तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों का कमलनाथ के प्रति एक अनुराग तो है। अब ये अलग बात है कि कमलनाथ के प्रति जितना अनुराग है वो नकुलनाथ के प्रति है कि नहीं है। और दीपक सक्सेना के बयान से तो ये साबित भी हुआ है कि उनका कहना है कि कमलनाथ मेरे लिए श्रद्धा का पात्र है, लेकिन नकुलनाथ के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। इधर बीजेपी पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है किसी तरह से कमलनाथ को कमजोर किया जाए, और उसी प्रक्रिया के तहत चाहे वो कमलेश शाह हो या विक्रम आहाके हो या फिर आपके दीपक सक्सेना हो, इन तमाम लोगों को बीजेपी ने अपने पक्ष में लाने का पूरा प्रयास किया और बीजेपी के पक्ष में वो आ भी गए हैं। तो देखिए, कोई भी अगर बड़ा पेड़ है, अगर उसकी डालियों को और पत्तों को आप काटते हो तो कहीं ना कहीं उसको वो कमजोर तो होता है, लेकिन अब उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं ये एक अलग मुद्दा है। और जिस तरह से कमलनाथ ने पिछले लंबे अरसे से वहां का प्रतिनिधित्व किया और केंद्र में रह के जिस भी विभाग के वो मंत्री रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा को फायदा हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 29 सीटें जीतने का एक संकल्प है, वो सारा संकल्प जो है वो छिंदवाड़ा पे टिका हुआ है। कि अगर जैसे पिछली बार भी आपने देखा होगा कि 28 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई थी, लेकिन एकमात्र सीट ऐसी थी कि जो कांग्रेस उससे वो छीन नहीं पाई। ये बात अलग है कि उसमें जो वोटों का परसेंटेज था, जीत का अंतर कम हो गया था। जीत का अंतर था वो करीब 37,000 के आसपास था। उस 37,000 को पाटने के प्रयास में मोहन यादव का भी चूंकि सम्मान जुड़ा हुआ है उस सीट से, इसलिए वो भी लगातार वहां प्रयास कर रहे हैं। और जबलपुर में नरेंद्र मोदी का जो शो हुआ था, वो भी आप मान के चलिए कि रोड शो हुआ था, वो भी मान के चलिए कि जो आसपास की सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा को लेके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, अब देखना तो ये होगा कि जो मतदाता है वो 4 तारीख को किसके फेवर में अपना मत देता है। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो अपना पूरा दमखम लगाए हैं, क्योंकि उनको अपनी सीट बचाना है और इनको अपनी वो वाली सीट छीनना है। बिल्कुल। तो प्रभु जी, एक बड़ा दिलचस्प दृश्य इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो माहौल देख रहे हैं लग नहीं रहा कि चुनाव का मौसम है, लेकिन 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें, एक प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए हम बाहर कर दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी मुकाबले में कोई है नहीं और जिनको वो समर्थन दे रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक को, कि शिवराज सिंह की बात कर लें, हम कमलनाथ की बात कर लें और दिग्विजय सिंह की बात कर लें। तीनों अलग अलग लड़ाइयों में घिरे हुए हैं, एक बेटे के लिए घिरे हुए हैं, 2 खुद के लिए घिरे हुए हैं। लेकिन सब में से छिंदवाड़ा को आप किस तरीके से अलग से देखा जा रहा है, क्योंकि उतनी ही ताकत बीजेपी वहाँ भी लगा रही राजगढ़ में भी, लेकिन उसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है। शिवराज सिंह चौहान की इसलिए नहीं हो रही कि लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के अंदर खाने भी चर्चा कि वो लीड कितनी कम कर पाते हैं या बीजेपी ये कि कितनी लीड बढ़ा पाती है। लेकिन घूम फिर के सारी चर्चा छिंदवाड़ा और शायद पूरा मध्य भारत में इकलौती सीट होगी आसपास के राज्यों में जो सर्वाधिक चर्चा में है। देखिए मनोज जी, आपने एक प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दिया, वी डी शर्मा। मैं उन्हीं का कह रहा था क्योंकि खजुराहो वॉक ओवर एक तरह से हो गया है। तो जो है यदि हम इनको विदिशा और खजुराहो में जो 2 प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक और एक प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं,
तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो यदि मुकाबला जो समझ में आ रहा है तो ये लीड बढ़ाने का मुकाबला है कि शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा के बीच में ये होड़ चल रही है कि कौन ज़्यादा वोटों से जीतेगा। बिल्कुल, क्योंकि वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के चुनाव की कमान यदि हम कहें एक तरीके से उनके हाथ में है, उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं है गठबंधन का। फॉरवर्ड ब्लॉक को उनने जो है समर्थन देना पड़ रहा है उनको, कोई और अभी मजबूत समाजवादी उम्मीदवार पार्टी नहीं ने है। दिया, कांग्रेस ने घोषणा नहीं जी। की उसमें भी। और वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपने क्षेत्र में जमकर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मान के जहां पर उनके लिए जीत जो है बिछके मिली है थाली में कि वो ना भी जाए तो भी जीत रहे हैं, लेकिन वहां पर वो यदि मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जिससे भविष्य की उनकी राजनीति और अच्छी मजबूत हो सके, उसकी पायदानें और मजबूत हो सके, उसमें सोने के मुलम्मा चढ़ सके, या जो भी आप कहिए कि मतलब आप भविष्य अपना संवारने में लगे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व बीजेपी के प्रदेश लेकिन अध्यक्ष थोड़ा हैं, सा रोक पूर्व रहे हैं, एक मुख्यमंत्री- सुभाष भैड़िया भी थे बीजेपी सांसद जो 6 लाख वोट से जीते थे, पार्टी ने उनका भी टिकट काट दिया। ये बीजेपी में भी हमने देखा है। ये भाजपा एक जी। कोशिश तो करना जी, हर बिल्कुल। व्यक्ति का फर्ज है अपने बेहतरी के लिए। तो वही स्थिति शिवराज सिंह चौहान की लग रही है, जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो अपने क्षेत्र में प्रचार करना कम, और 165 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़े थे चुनाव के दौरान। तो निश्चित तौर पर सरकार बनाने में यदि हम कहें कि 163 सीटों पे बीजेपी को जीत मिली, शिवराज सिंह का बहुत बड़ा योगदान उस दौड़ भाग का भी रहा होगा। लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान अब विदिशा से बाहर नहीं निकल रहे हैं। केवल नाम मात्र के लिए एक दिन वो छिंदवाड़ा गए थे बताने के लिए कि वो भी बड़े नेता हैं छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा इसलिए, और एक बार होशंगाबाद, हाँ होशंगाबाद केवल वो नर्मदा पूजन के लिए गए थे वहाँ पर, बाकी उन्होंने कोई ऐसा चुनावी वो नहीं किया था प्रचार। और छिंदवाड़ा इसलिए क्योंकि छिंदवाड़ा में भले ही साख बीजेपी के मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री उनकी लगी हो, उधर कमलनाथ की लगी हो, लेकिन यहाँ साख इनसे ऊपर, जैसा भी चेतन जी ने कहा कि शिवराज सिंह ने कहा था कि वो हम 29 की 29 जिता कर देंगे। अमित शाह ने फूलों की माला पहनाएंगे अमित मोदी को। शाह ने ये शुरुआत की थी कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतनी है, और छिंदवाड़ा का विशेष तौर पर उल्लेख करके वो हर बार कहते थे इस बार हमको छिंदवाड़ा भी जीतनी है। वहां से ये शुरू हुआ। तो साख यहाँ पर अमित शाह और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की भी दांव पर लगी है। लेकिन ये अलग बात है कि छिंदवाड़ा यदि बीजेपी हार जाती है तो ठीकरा प्रदेश के ही किसी व्यक्ति के सिर पर फूटेगा, आलाकमान इसको अपने सिर पर इसको नहीं लेगी, क्योंकि आलाकमान कहीं भी लेती हुई ऐसा दिखाई नहीं देती, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये यहाँ पर छिंदवाड़ा की लड़ाई रोचक बिल्कुल निश्चित तौर पर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक जो 44 साल की परंपरा, विरासत कहें, जो एक पिता ने अपने पुत्र को राजनीतिक विरासत सौंपी है, वहाँ मतदाता 44 साल में बहुत सारे बदल गए। जो विरासत मतदाताओं ने एक दूसरे को सौंपी है कि कमलनाथ जी को ही वोट देना है, उस विरासत को चैलेंज बीजेपी दे रही है अपने उम्मीदवार के जरिए। वो लोकल उम्मीदवार लिया है उन्होंने इस बार, बंटी साहू को वहीं का। हालांकि उम्मीद ये थी कि कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वहीं के व्यक्ति पर चुनाव में पूरा बीजेपी जारोमदार लगा रही है। कैलाश विजयवर्गीय जैसे रणनीतिकार वहाँ पर लगाए गए हैं, कई केंद्रीय मंत्री वहाँ पर आने वाले हैं, तमाम लोग वहाँ पर चुनाव प्रचार में आने। एक लेकिन इस पूरे मामले में जो रोचक तथ्य मनोज जी, एक ये समझ में आया है, 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनने आमतौर पर छिंदवाड़ा से दूरी बना के रखी है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल। विधानसभा चुनाव में तो प्रचार करने जरूर गए हैं, वहां पर उन्होंने अपना दांव दिखाया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से वहां पर कोई भी अपने ऊपर वो तोहमत नहीं लेना चाहता कि छिंदवाड़ा गए और फिर भी चुनाव नहीं जिता पाए। तो शायद ये एक वजह यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश के नेताओं को पूरा दारोमदार वहाँ पर जोर लगा हुआ कि हर हाल में वो छिंदवाड़ा जीतना चाहते हैं। और दिग्विजय सिंह की जो बात की आपने, दिग्विजय सिंह एक अलग ही रणनीति पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पूरा जो है अपना जो उनका एक यूएसपी उन्होंने बनाई है पैदल चलने की, तो उन्होंने देखा कि वो उस जोर शोर से प्रचार नहीं कर सकते हैं। सामने कैंडिडेट जो बीजेपी का, उसको लेकर बीजेपी के अंदर भी नाराजगी है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो अपनी पदयात्रा का जो फंडा निकाला है वो काफ़ी असरकारक वहाँ पे दिखाई दे रहा है। भले वो जीते या ना जीते, लेकिन चुनाव में वो एक अलग गर्मी वो वहाँ पर धीरे धीरे ला रहे हैं। और वो एक साथ वो भी कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो ये जो दो चीज़ें जो अपील कर रही हैं वो खासी वहाँ पर राजगढ़ में अपील करती हुई दिखाई दे रही है मनोज जी। तो ब्रजेश जी, इससे एक सबक ये भी है ना कि आप जितना चुनाव को हाई प्रोफाइल बनाएंगे, उतना चर्चा में रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपके सामने संकट है। ये गलती हमने देखा था दिग्विजय सिंह ने भोपाल में की थी कि चुनाव बहुत हाइप पे गया था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। लेकिन अब वो खामोशी से जो प्रभु जी कह रहे हैं नई टैक्टिस पे काम कर रहे हैं वहाँ। लेकिन ये गलती कमलनाथ लगातार दोहरा रहे हैं। हम देखते हैं कि राहुल गांधी आते हैं तो उनकी सभा में भी नहीं रहते हैं। भोपाल की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें दिग्विजय सिंह अपना चुनाव छोड़कर पहुंच जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन कमलनाथ फिर भी नहीं आते हैं।
पूरा समय छिंदवाड़ा से बाहर निकल नहीं रहे हैं, ना आसपास की सीटों पर प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो एक मैसेज तो खुद के ये दे रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूँ, या ये डर है कि बेटा चुनाव हार सकता है। भावनात्मक अपीलें हैं और यही कारण है कि बीजेपी ने पूरी घेराबंदी कर रखी है। देखिए मनोज, दोनों मामले में अंतर है। यदि हम दिग्विजय सिंह के पिछली बार भोपाल से चुनाव लड़ने की हाइप की बात करें तो वो दिग्विजय सिंह की वजह से नहीं हुई थी। दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी ने जो दाव चला था उससे वो चुनाव हाइप पे आ गया था, प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा था, जिस वजह से दिग्विजय सिंह लगातार हिंदुत्व पर या राम मंदिर पर जो सवाल उठाते रहते थे, वो अल्पसंख्यकों की जिस तरह से पैरवी करते थे और प्रज्ञा ठाकुर को उतारा तो वो एक धार्मिक ध्रुवीकरण की बात थी, इसलिए वो हाइप पर चला गया था और उस वजह से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस वजह से अब जो कि वो जहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं उनका गृह क्षेत्र है, तो वहाँ दूसरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो हाइप इसलिए भी नहीं मिल पा रही कि सामने वैसा उम्मीदवार नहीं है उनके कि जिससे हाइप मिल सके। रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी का उम्मीदवार तो बंटी साहू भी नहीं, 2 चुनाव हार गए बंटी। मैं वहीं पे आ रहा हूँ मनोज जी। देखिए वहाँ पे कमलनाथ की बात अलग है। कमलनाथ के मामले में बीजेपी पहले ही हाइप दे चुकी है, जब लगातार उनका केंद्रीय आला कमान, उनके रणनीतिकार अमित शाह कह रहे हैं कि हमको 29 के 29 चाहिए। आप देखिए विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, इसके बाद सर्वाधिक क्या बात होती है कि 29 की 29 माला पहनानी है। लगातार शिवराज जी दौरे करते हैं। मोहन यादव यदि सीएम बनते हैं तो इसके बाद वो लगातार छिंदवाड़ा जाते हैं। छिंदवाड़ा के लिए अलग रणनीति बनती है। छिंदवाड़ा के जो कमलनाथ के करीबी लोग हैं उनको किस तरह से पार्टी में लाया जा रहा है, तो ये कमलनाथ की वजह से हाइप नहीं मिली है। छिंदवाड़ा को जीतने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति बनाई है उसकी वजह से हाइप मिल गई है कि अब कमलनाथ जी को भी लग रहा है कि जिस तरह से करीबी लोग जा रहे हैं, पिछली वजह से मार्जिन 35,000 तक आ गया है, बमुश्किल वो जीत पाए उनके बेटे, वो तब जब वो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आप देखिए पूरा प्रशासन तंत्र सब कुछ संसाधन उनके हाथ में थे, इसके बाद बामुश्किल वो एक सीट जीत पाते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोकप्रिय नेता भी हार जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ को अपने बेटे का भविष्य दिख रहा है। और जब बीजेपी जिस रणनीति से काम कर रही है इस वजह से वो अपने घर में ही, आप तो ये देखिए विधानसभा चुनाव में भी आप भी उसके गवाह हैं, मैं भी हूँ, जब कमलनाथ जी के हम भोज में थे तो जब सवाल किया गया था कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो पहली बार वो इनकार कर गए थे कि मैं अपने घर में ही गिर जाऊंगा। तो अब वो किसी की सभा में क्यों जाएंगे? कमलनाथ का खुद का अस्तित्व दाव पर लगा है। यदि वो हार जाते हैं तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनसे किनारा किया है मनोज जी, तो उनकी राजनीतिक विरासत मतलब सोच लीजिए आप बेटे को नहीं सौंप पाएंगे। वो एक तरह से राजनीतिक विरासत खत्म हो जाएगी। लगभग बंद है क्योंकि जा रहे होते तो पहले ही चले गए। बिल्कुल। और बीजेपी ने जिस तरह से पल्ला झाड़ा है, जो चर्चाएं थी कि वो आने वाले थे और जिस वजह से बीजेपी को लगा कि नुकसान हो सकता है, जो चर्चाएं हैं इस वजह से उनको लिया नहीं। तो अब कमलनाथ के लिए एकमात्र ही ये उपाय है कि वो वहाँ पे ताकत से लड़ें और जीत जाएं। जीत जाएंगे तो उनकी राजनीतिक जो क्षमता है, राजनीतिक ताकत है, वो एक तरह से साबित कर देंगे। जब राजनीतिक ताकत साबित कर देंगे तो बीजेपी में भी सम्मान बढ़ जाएगा। हो सकता है कि भविष्य में जो नहीं हुआ वो हो जाए, या हो सकता है कांग्रेस में जो सोच रहे हैं वो उनको लगे कि कमलनाथ ही एक इकलौते एक ऐसे नेता हैं जो छिंदवाड़ा इकलौती एक ऐसी सीट है जो वो जिता सकते हैं। उनकी अपनी क्षमता है, कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए कमलनाथ लगातार वहाँ पर जिस तरह से सैम्पैथी गेम खेल रहे हैं, जिस तरह से भावनात्मक प्रचार कर रहे हैं, उसके पीछे उनका अपना राजनीतिक भविष्य जो अब तक उन्होंने बोया है, ये असल फसल काटने का समय अब आया। इतना जोर कभी कांग्रेस को हराने के लिए, कमलनाथ के हराने के लिए बीजेपी ने नहीं लगाया और बीजेपी ने भी इसको साख बना लिया। प्रदेश के नेताओं ने साख पर ले लिया है अपना। जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे रणनीतिकार को वहां जिम्मेदारी सौंपी है, तो दोनों ही ने ही इसको अपनी साख पर ले लिया है। तो निश्चित तौर पर अब ये भविष्य में तय होगा कि कमलनाथ बाजी मारते हैं या बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, वो अपनी रणनीति से वहां सफल होते हैं। दोनों के नंबर इसी में बढ़ेंगे। तो दाव पर है चैतन्य जी, लेकिन लग रहा है कि क्या कुछ किसके पास खोने के लिए, क्योंकि अगर डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, तीसरी बार वो पहुंचे हैं, रोड शो की बात है, सभा की, और सभाओं में अब नई चीज़ हम देख रहे हैं। वो राम की बात भी कर रहे हैं, विकास की बात भी कर रहे हैं। वो पूछ भी रहे हैं कि अगर 35-40 साल आप रहे हो तो आपने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, कितने उद्योग लगाए हैं आपने, युवाओं के भविष्य की बात भी कर रहे हैं। देखिए, मोहन यादव के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है कि उनके पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो एक ऐसा वादा कर गए हैं जो उनके लिए गले की फांस बन गई, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया, अब वो पिक्चर से हट चुके हैं। अब पूरा दारोमदार जो है वो डॉक्टर मोहन यादव पर है। इधर कमलनाथ की भी स्थिति यही है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य, अब देखिए उनकी उम्र हो चुकी है, वो उम्र दराज हो चुके हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो विरासत है, जैसा ब्रजेश ने भी, प्रभु ने भी कहा कि उस विरासत को वो अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं। लेकिन नकुल नाथ राजनीति के कितने परिपक्व हैं ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहली बार इस उम्र में आके उन्होंने चुनाव लड़ा था और कमलनाथ के नाम पे वो जीत भी गए थे। लेकिन इस बीच जो बताया जाता है वहाँ के छिंदवाड़ा के लोगों का
लोगों द्वारा बताया जाता है कि वो हमेशा जब भी आते थे तो कमलनाथ के साथ ही आते थे, कभी अकेले नहीं छिंदवाड़ा में उन्होंने अपना रुके हैं वो कभी भी। तो कमलनाथ और नकुलनाथ में फर्क इतना है कि कमलनाथ एक बहुत परिपक्व नेता है, नकुलनाथ अभी नए नए हैं। इन परिस्थितियों में कमलनाथ के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वो तमाम जो प्रचार का काम है दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में, उनको छोड़ के अपनी पूरी ताकत सिर्फ छिंदवाड़ा में को जीताने में लगाएं। क्योंकि अगर छिंदवाड़ा वो हार जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो कांग्रेस में उनकी अभी कमजोर स्थिति हो गई है और जो जीतू पटवारी का जो गुट है वो ज्यादा हावी हो गया है। और जहां तक दूसरी चीजों पे पहुंचने का सवाल है तो वो तो वैसे भी जीतू पटवारी से नाराजगी उनकी जग जाहिर है कि उनसे बिना पूछे जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया। तो वो अपनी पूरी ताकत जो है वो अपने बेटे को जिताने में लगा रहे हैं। तो इससे पहले भी विधानसभा में जीतू पटवारी और उनके बीच में जो बहस हो गई थी राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर, और छिंदवाड़ा में चैतन्य जी बीजेपी वर्सेस कमलनाथ के बीच मुकाबला है। दोनों ही तरफ उम्मीदवार महत्वपूर्ण नहीं है, ना नकुलनाथ ना बंटी साहू। हाँ देखिए, वो तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि बंटी साहू तो अभी विधानसभा में कमलनाथ से हारे हैं। तो बंटी साहू पे दांव लगाना भी एक पता नहीं किस तरह की स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की। या तो कोई बहुत बड़े नेता को वहां पे खड़ा किया जाना था, लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि अगर बहुत बड़े नेता को वहां खड़ा कर दिया और अगर वो हार गया तो उसकी साख पे भी दामन पे भी दाग लग सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को वहां पे उतारा है। और यदि जीत जाता तो और बड़ा नेता हो जाता, ये भी एक संकट। हाँ, ये भी एक संकट है, बिल्कुल सही बात। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसके पर काट दिए जाते हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो ये जो छिंदवाड़ा का रण है ये वास्तव में एक ऐसा किला है कमलनाथ का जिसको ढहाने के लिए तमाम अदृश्य फावड़े चल रहे हैं। अब वो उसकी नींव कितनी गहरी है और किस तरह से उसको ढहाया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी तो अपने तरफ से प्रयास कर रही। लेकिन कई बार होता ही है ना कि नजर नींव पे रहती है लेकिन कंगूरे हिल जाते हैं। तो प्रभु जी एक और बात है कि जिस प्रकार जो अभी चैतन्य जी ने भी कहा, आपने भी कहा और जो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि शिकारपुर में बैठ के शिकार अब नहीं चलेगा, कि भैया ठीक है आप पिता की छाया में हो, आप सब वहीं बैठ के हेलीकॉप्टर में आए उड़ गए, वो नहीं चलेगा। जनता के बीच जाने वाला आदमी चाहिए। तो इशारा उनका भी साफ है। देखिए मनोज जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने विकास का सपना नहीं देखा होगा तब से कमलनाथ छिंदवाड़ा में है और विकास कर रहे हैं। बीजेपी को 44 साल हो गए, अभी उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया, 45वें साल में चल रही है। कमलनाथ के छिंदवाड़ा से संबंध भी लगभग इतने ही पुराने हैं, 44 साल पुराने संबंध हैं। और जब वो कमलनाथ, जब उनका जो कहते हैं पहला चुनाव लड़ने आए, जब वो कमलनाथ को कहा गया होगा लोकसभा, जैसी कहानी कही जाती है कि आपको चुनाव लड़ने का कि देश का सबसे गरीब क्षेत्र कौन सा है और देश का सबसे सुरक्षित क्षेत्र भी वही था कि इमरजेंसी में भी कांग्रेस नहीं हारी थी वहाँ। गार्गी शंकर मिश्रा इकलौते उत्तर भारत में थे जो जीते थे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस क्षेत्र का चुनाव किया और छिंदवाड़ा में आज जो दिख रहा है, आज छिंदवाड़ा जो मॉडल है विकास का, वो अपने आप एक अनूठा मॉडल है। भले कमलनाथ सरकार नहीं चला पाए, भले कमलनाथ नहीं रहे, भले मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में केवल 1.5 साल के लिए सरकार रही, लेकिन उन्हें छिंदवाड़ा में वो चीज़ें दी हैं करके जो कहीं और नहीं हुई। कहीं और सपना देखा जा सकता है, एक मॉडल टाउन जैसा कहा जा सकता है कि चमचमाती सड़कें छिंदवाड़ा शहर के आसपास हैं। छिंदवाड़ा में कई स्टार्टअप्स हैं, कई बड़े उद्योगों के वहाँ पर कारखाने हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लगे हैं कि वो आप वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कीजिए। आप जूता बनाने का जो है वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है ना, चर्म उद्योग का लगा हुआ है। वहाँ से वो देश विदेश में नौकरी के लिए भेजे जाते हैं बच्चे वहाँ, जबकि वो चमड़े का उतना कारोबार नहीं है। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ ने अपने क्षेत्र के लिए वो सब दिया, उस क्षेत्र के लिए जहाँ के वो मूल निवासी नहीं है, उस क्षेत्र को उन्होंने बनाया, उसके लिए उन्होंने वो सब करके दिया कि उस क्षेत्र के लोगों से रिश्ते से जुड़े। इसके अलावा जो कमलनाथ का जो इलाज के लिए खर्चा करने की एक परंपरा रही थी, लोगों की जो समस्याओं को दूर करना, एक जो कई किस्से कहानियां इसको लेके, वो उनकी मुख्य वजह रही कि कमलनाथ अभी तक वहां से चुनाव नहीं हारे, एक बार उपचुनाव को छोड़ दे तो 1 साल के लिए। तो यदि वो कमलनाथ की स्थिति ऐसी है वहां पर, तो निश्चित तौर पर उनके बेटे को भी कुछ ना कुछ फायदा उसका जरूर मिलेगा। और बिल्कुल चेतन जी ने सही कहा कि अभी नौसिखिए राजनीति में अभी तक चूंकि वो ये कहें कि सोने की चम्मच लेकर और सोने के झूले में चलते थे, हेलीकॉप्टर में ही उन्हें छिंदवाड़ा को देखा है या मध्य प्रदेश को देखा है, उसके नीचे सड़क पर उतर के नहीं देखा, तो नकुलनाथ को समझने में टाइम लगेगा। शायद पहली बार जो हमने इसलिए तस्वीर देखी कि मक्का की रोटी पहले उन्होंने शायद देखी भी ना हो शायद। तो ब्रजेश जी, ये भी एक दिक्कत है कि इन सबके बावजूद अगर इतनी मेहनत करना पड़ रही है, यानी कहीं ना कुछ तो गड़बड़ियाँ हुई होगी, गलती हुई होगी या एक गलतफहमी रही होगी कमलनाथ को।
देखिए, एक लोकतंत्र की बड़ी खूबी है मनोज जी। आप देखिए, राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, अटल जी चुनाव हार जाते हैं, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार जाते हैं। तो जब आप जीवन संपर्क में रहोगे, लोगों के दुख सुख में जाओगे, तो इसके बावजूद भी कई मुद्दे ऐसे रहते हैं कि जिसकी वजह से आपसे, यदि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण लें, गुना का, पिछली बार लोग कह रहे थे कि साहब वो तो महाराज जीत ही रहे हैं, लेकिन वोट किसको देकर आ रहे थे? नरेंद्र मोदी के नाम पर देकर आ रहे हैं। तो आपको सतत संपर्क में रहना पड़ेगा, आपको उन मुद्दों से, लोगों की भावना से जुड़ना पड़ेगा, उनके दुख सुख में शामिल होना पड़ेगा। और कमलनाथ जी ने निश्चित तौर पर विकास किया, लेकिन उन्होंने समय उतना नहीं दिया है। नकुलनाथ की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, नकुलनाथ ने तो पूरा छिंदवाड़ा ही नहीं नापा होगा। अभी कमलनाथ ने नापा होगा छिंदवाड़ा, लेकिन वो इस तरह से सक्रिय नहीं रहे। विकास निश्चित तौर पर बहुत किया, ना बता पाए, लेकिन आसमान से तो बता सकते हैं, आसमान से बता सकते हैं। तो इसलिए एक डर रहता है कि अब आप जमीन से जुड़ी राजनीति करना पड़ेगी आपको, वो दौर आ गया है, इसलिए आपको सड़कों पर जाना पड़ रहा है, आपको लोगों के साथ बैठना पड़ रहा है, वो रोटियां खाना पड़ रही हैं जो आपने नहीं खाई होंगी। तो ये परिस्थितियों के अनुसार होता है। लोकतंत्र की परिपक्वता यही है कि वो लगातार परिपक्व हो रहा है, और इस वजह से नेताओं को इस तरह से चौखट पे जाना पड़ रहा है। और इसीलिए सबसे बढ़िया ये खूबी है लोकतंत्र की, वरना अगर ऐसा नहीं होता, और जो लोहिया ने भी कहा था कि जिंदा को मैं 5 साल इंतजार नहीं करती, तो वो शायद वही वक्त है, और इसीलिए नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ रहा है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। तो निश्चित तौर पर गढ़ को जीतने के लिए रण मचा हुआ है, और कमलनाथ या कमल, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाकी सीटों के लिए कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। पहले खजुराहो को थी, राजगढ़ तो थी, और अब छिंदवाड़ा को लेके। लेकिन अब क्या नतीजे होंगे, कौन कितनी मेहनत करता है और किसको सफलता मिलेगी, ये जून के पहले सप्ताह में स्पष्ट हो पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।